चीन बांग्लादेश संबंध के विकास को बड़ा महत्व देता है और बांग्लादेश सरकार के साथ समान कोशिश कर दोनों देशों के नेताओं के बीच संपन्न अहम समानताएं अच्छी तरह लागू कर उच्च गुणवत्ता से बेल्ट एंड रोड सह निर्माण बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों के आदान प्रदान व सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वंथाओ ने 20 अगस्त को बर्न में स्विट्जरलैंड संघ के अध्यक्ष और अर्थव्यवस्था, शिक्षा व अध्ययन मंत्री गाई पर्मेलिन के साथ संयुक्त रूप से घोषणा की कि चीन और स्विट्जरलैंड ने मुक्त व्यापार अपग्रेड वार्ता पूरी की है। वांग वंथाओ ने बताया कि सितंबर 2024 में दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते के अपग्रेड पर वार्ता शुरू की। दोनों पक्षों की समान कोशिशों से 5 दौर के सलाह मशवरे के बाद अपग्रेड वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। दोनों पक्षों ने वस्तु, सेवा, निवेश, नियमावली आदि अनेक क्षेत्रों में अधिक ऊंचे स्तर वाले दोतरफा खुलेपन का वादा किया है, जो दोनों देशों के आर्थिक व व्यापारिक सहयोग के लिए नया अवसर लाएगा। पर्मेलिन ने कहा कि समझौते का सफल अपग्रेड द्विपक्षीय संबंध के विकास में एक और मील का पत्थर है, जो दोनों देशों के उद्यमों में दीर्घकालीन विकास के लिए अधिक स्थिर, पारदर्शी और अनुमानित तांत्रिक गारंटी प्रदान करेगा। इसने दोनों पक्षों द्वारा खुलेपन, सहयोग व मुक्त व्यापार बढ़ाने का सकारात्मक संकेत भी भेजा है। चीन स्विट्जरलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर 2013 में हस्ताक्षर हुए और उसका कार्यान्वयन 2014 में हुआ, जो चीन और यूरोप के महाद्वीपीय देशों के बीच पहला मुक्त व्यापार समझौता है। 20 अगस्त को चीनी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता हे यातोंग ने ड्रोन पर अमेरिकी टैरिफ और विदेशी सब्सिडी विनियमन का उपयोग करके संबंधित चीनी संस्थाओं की यूरोपीय संघ द्वारा की जा रही सीमा पार जांच के खिलाफ चीन के नए निषेधाज्ञा सहित कई ज्वलंत मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। हे यातोंग ने कहा कि चीन लगातार ये कहता रहा है कि अमेरिकी धारा 232 के उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में लागू की गई एक तरफा और संरक्षणवादी नीति है। वास्तव में चीन द्वारा अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले ड्रोन मुख्य रूप से कृषि, उपकरण निरीक्षण और फिल्म एवं मनोरंजन जैसे नागरिक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। अमेरिका द्वारा धारा 232 के तहत लागू किए गए उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, व्यापारिक साझेदारों पर अलग अलग शुल्क दरें थोपते हैं, संबंधित चीनी उत्पादों के साथ भेदभाव करते हैं, चीनी उद्यमों के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, वैश्विक ड्रोन उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग व्यवस्था को बाधित करते हैं और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा वाले बाजार वातावरण को और कमजोर करते हैं। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। 20 अगस्त को पूर्वी चीन के लियाओनिंग प्रांत के तालियन शहर में 2026 एपेक ऊर्जा थिंक टैंक फोरम का आयोजन किया गया। इसमें एपेक के 16 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, थिंक टैंकों और अनुसंधान संस्थानों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय लचीलापन, ऊर्जा प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग, बहुपक्षीय सहयोग और थिंक टैंक नेटवर्क के निर्माण जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की। साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यावहारिक ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने तथा साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विचारों पर सहमति बनाई गई। एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण आधार है। मौजूदा जटिल और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा स्थिति को देखते हुए सभी प्रतिभागियों ने माना कि एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं को संस्थागत सहयोग के जरिए मौजूदा बाधाओं को और कम करना चाहिए। इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा और हरित बदलाव के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने, प्रमुख मूलभूत प्रौद्योगिकियों में सहयोग और नवाचार को मजबूत करने तथा क्षेत्रीय ऊर्जा बाजारों के बीच संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा सुरक्षा प्रणाली बनाने में मदद मिलेगी। चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा 21 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार 2026 में चीन में प्रारंभिक चावल का कुल उत्पादन 28 अरब 29 करोड़ किलोग्राम तक पहुंच गया, जो लगातार 6 वर्षों से 28 अरब किलोग्राम से अधिक पर स्थिर बना हुआ है और समग्र स्थिरता को बनाए रखा है। जल्दी पकने वाली धान की खेती का क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ गया है। चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के ग्रामीण प्रभाग के निदेशक वेई फिंगहुआ ने कहा कि इस वर्ष देश ने अनाज उत्पादन के लिए अपना समर्थन बढ़ाना जारी रखा है। कृषि को मजबूत करने, किसानों को लाभ पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध बनाने के लिए कई नीतियां लागू की हैं, जिससे किसानों की बुआई संबंधी उम्मीदें स्थिर हुई हैं। इस वर्ष के पहले 7 महीनों में चीन के विशाल बाजार ने अपनी मजबूत मांग और वस्तुओं को खपाने की क्षमता का प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान आयात की वृद्धि लगातार निर्यात से अधिक रही। दुनिया भर से उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद,
उपभोक्ता वस्तुएं और औद्योगिक उत्पाद तेजी से चीनी बाजार में पहुंच रहे हैं। विश्व के दूसरे सबसे बड़े आयात बाजार के रूप में चीन का आयात लगातार 17 वर्षों से वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वर्तमान में चीन 63 देशों पर शून्य शुल्क नीति लागू कर रहा है। इस वर्ष की पहली छमाही में चीन का आयात पहली बार 100 खरब युआन से अधिक हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22.1% अधिक है। वहीं 150 से अधिक देशों और क्षेत्रों की वस्तुएं सफलतापूर्वक चीनी बाजार में पहुंच रही है। चीन और रूस के बीच चौथा संयुक्त आर्कटिक वैज्ञानिक अभियान 20 अगस्त को रूस के सुदूर पूर्व में स्थित व्लादिवोस्तोक शहर से शुरू हुआ। दोनों देशों के शोधकर्ता आर्कटिक क्षेत्र में हो रहे तेज जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण और मौलिक वैज्ञानिक शोध करेंगे। इस दौरान उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शुभारंभ समारोह में रूसी विज्ञान अकादमी की सुदूर पूर्वी शाखा के प्रशांत समुद्र विज्ञान संस्थान के कार्यवाहक निदेशक यूरी पावलोविच वासिलेंको ने कहा कि यह संयुक्त वैज्ञानिक अभियान रूस और चीन के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ ही आर्कटिक और प्रशांत क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आर्कटिक समुद्री मार्ग से माल ढुलाई लगातार बढ़ रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है। 19 से 23 अगस्त तक चीन की राजधानी पेचिंग के यीचुआंग में 2026 विश्व रोबोट सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 300 से अधिक कंपनियां 3000 से अधिक उत्पादों के साथ हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 300 से अधिक नए उत्पाद शामिल हैं। 5 दिवसीय इस आयोजन ने रॉयटर्स, EFE और द इंडिपेंडेंट समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों का ध्यान आकर्षित किया है। इन मीडिया रिपोर्टों में चीन के रोबोटिक्स उद्योग की तेजी से बढ़ती ताकत को प्रमुखता से सामने रखा गया है। स्पेनिश समाचार एजेंसी EFE ने अपनी रिपोर्ट चीनी रोबोट प्रदर्शन से व्यावहारिक इस्तेमाल की ओर में कहा कि इस साल के सम्मेलन में रोबोट अब केवल प्रदर्शन या तस्वीरों के लिए खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। वे पार्सल छांट रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं, कपड़े मोड़ रहे हैं और कचरा साफ कर रहे हैं। इसके अलावा सिमुलेटेड सुपरमार्केट और यातायात प्रबंधन जैसे परिदृश्यों में भी रोबोट काम करते दिखाई दे रहे हैं। उधर ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने अपनी रिपोर्ट में शीर्षक दिया, चीन ने विश्व रोबोट सम्मेलन में सबसे रोमांचक और भविष्य की झलक दिखाने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट प्रदर्शित किए। रिपोर्ट में 0.85 मीटर लंबी टांगों वाले सुपरमैन रोबोट का जिक्र भी किया गया है, जो 2 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है और 12.66 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ सकता है। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पश्चिमी भारत के गुजरात में नकली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 39 लोगों का इलाज चल रहा है। खबरों के मुताबिक ये घटना गुजरात के भावनगर जिले में हुई, जहां कई इलाकों के निवासियों की नकली शराब पीने से मौत हो गई। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाऊंगी कहावत से जुड़ी एक कहानी, जिसका शीर्षक है टूटा हुआ दर्पण पुनः जुड़ना। इसे चीनी भाषा में फो चिंग छोंग युआन कहा जाता है। इसमें फो चिंग का अर्थ है टूटा हुआ शीशा या दर्पण, जबकि छोंग का अर्थ है एक बार फिर या दोबारा से, और युआन का अर्थ है गोल। कुल मिलाकर कहा जाए तो फो चिंग छोंग युआन का अर्थ टूटा हुआ शीशा या दर्पण एक बार फिर गोल बना से है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह कहानी विस्तार में। दर्पण चीनी पारंपरिक साहित्य में व्यापक तौर पर प्रयोग किए जाने वाली चीज है। लेखक आमतौर पर पूर्णिमा को दर्पण का रूप मानते हैं। इसके साथ ही दर्पण का प्रयोग कर किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो कोई खामी नहीं है। कभी कभार कहा जाता है कि किसी का मन दर्पण जैसा है, तो इसका मतलब यह है कि वह मन से बहुत साफ है और अंतर्दृष्टि से भरा है।
चीनी कहावत टूटा हुआ दर्पण पुनः जुड़ना यानी चीनी भाषा में खोचिंग छोंगयांग बहुत लोकप्रिय है। इससे जुड़ी कहानी प्राचीन काल से आज तक प्रचलित है। कहानी में सच्चे प्रेम से बंधे दंपत्ति के जुदा होने के बाद फिर से मिलने का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, कहानी 6वीं शताब्दी की है। उस जमाने में चीन के उत्तरी भाग में शक्तिशाली सो राज्य का शासन था, जबकि दक्षिण चीन में कुछ छोटे छोटे राज्य अलग अलग शासन कर रहे थे। इन छोटे राज्यों में छन राज्य की राजधानी चियनखांग यानी आज पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत की राजधानी नानजिंग में थी। उत्तर चीन का सशक्त स्वे राज्य हर वक्त दक्षिण के इन छोटे राज्यों को हड़प कर देश का एकीकरण करने की ताक में था। शी तोयान छन राज्य के सम्राट छन शुपाओ का एक वरिष्ठ सेवक था। उसकी पत्नी सम्राट छन शुपाओ की छोटी बहन राजकुमारी ले छांग थी। दोनों पति पत्नी में गहरा प्रेम था। छन राज्य का शासन बहुत भ्रष्ट और पतित था। शी तोयान को मालूम था कि इस राज्य का एक ना एक दिन जरूर विनाश होगा, इसलिए वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। एक दिन शी तोयान ने बड़े चिंतित लहजे में अपनी पत्नी से कहा, हमारे राज्य में जल्द ही भारी गड़बड़ी होगी। उस समय मैं सम्राट की रक्षा करने के काम से अलग नहीं हो सकूंगा। हम दोनों को मजबूरन अलग होना पड़ेगा, लेकिन जब हम जिंदा रहेंगे तो पुनः मिलने का मौका अवश्य आएगा। हमें एक ऐसी चीज अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए जो पुनः मिलने के समय साक्षी होगी। राजकुमारी ले छांग अपने पति के सुझाव पर सहमत हो गई। तो शी तोयान ने तांबे से बना एक गोलाकार दर्पण निकाला और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसने एक टुकड़ा अपने पास रखा और दूसरा टुकड़ा पत्नी को दे दिया। फिर शी तोयान ने अपनी पत्नी ले छांग से कहा, यदि हम दोनों जुदा हो गए तो हर साल पहले माह की 15वीं तारीख को अपना अपना आधा टुकड़ा वाला दर्पण बाजार में बेचने के नाम पर आए। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं वहाँ जरूर देखने आऊंगा। यह टूटा हुआ दर्पण हमारे पुनः मिलन का साक्षी होगा। इसके बाद ज्यादा समय नहीं बीता। उत्तर चीन को एकीकृत कर स्वे राज्य के सम्राट स्वे वंती यानी यांगचेन ने सेना भेजकर छन राज्य की राजधानी चियनखांग पर हमला बोल दिया। कमजोर छन राज्य जल्दी ही नष्ट कर दिया गया और उसका सम्राट भी मारा गया। इस हालत में शी तोयान फरार हो गया। छन राज्य पर विजय पाने में योगदान करने वाले लोगों को इनाम देने के लिए स्वे वंती ने युद्ध के दौरान पकड़ी गई छन राज्य की राजकुमारी ले छांग को उपपत्नी के रूप में अपने मंत्री यांगसू के हवाले कर दिया। फरार हुए शी तोयान को बाद में पता चला कि उसकी पत्नी ले छांग स्वे राजवंश की राजधानी ताशिंग यानी आज उत्तर पश्चिमी चीन के शांसी प्रांत की राजधानी शियान में है, तो वह ताशिंग आ पहुंचा। हर देर रात वह दर्पण का आधा भाग निकालकर अपनी पत्नी के साथ बीते सुनहरे दिनों की याद करता रहता। उसकी पत्नी पूर्व छन राज्य की राजकुमारी ले छांग स्वे राज्य के राजवंश के मंत्री यांगसू के भवन में छोटी पत्नी के रूप में अत्यंत सुखी जीवन तो बिताती थी, किंतु उसके मन में पति की याद हमेशा रहती थी। वह भी अक्सर दर्पण का अपना पास वाला आधा भाग निकालकर बीते समय को याद करती रहती। साल के पहले माह की 15वीं तारीख का दिन आखिरकार आ गया। शी तोयान ताशिंग शहर के रौनक वाले बाजार में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक वृद्ध व्यक्ति ऊंचे दाम पर आधा टुकड़ा वाला दर्पण बेचने बैठा था। ऊंचे दाम की वजह से कोई भी आधे दर्पण को खरीदने को तैयार नहीं था, इसलिए वह वृद्ध व्यक्ति बाजार में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। शी तोयान आगे बढ़कर वृद्ध से आधा दर्पण खरीदने के बहाने पर उसके पास गया। गौर से देखने पर उसे मालूम हुआ कि यह आधा दर्पण उसकी पत्नी का ही था। असल में वह वृद्ध यांगसू भवन का सेवक था। राजकुमारी ले छांग ने अपने पति की तलाश के लिए वह आधा दर्पण उसे बाजार बेचने ले जाने को भेजा था।
पत्नी का आधा दर्पण देखकर शी दयान ने एक कविता लिखकर वृद्ध सेवक को वापस राजकुमारी लछांग को देने के लिए कहा। कविता का भावार्थ इस प्रकार था। दर्पण का आधा हिस्सा तेरे साथ गया, वह जब लौटा पर तुम नहीं पहुंची, नहीं प्रतिबिंबित तेरी छवि दर्पण में, महज रही उसमें रात की चांदनी। अपने पति के पास सुरक्षित आधी भाग का दर्पण और उसकी कविता देखकर राजकुमारी लछांग बड़े दुख और अवसाद में पड़ गई। वह रोज आंसू बहाती और खाने पीने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। यांगसू को जब उसकी असली स्थिति का पता चला तो वह उसके सच्चे प्रेम से बेहद प्रभावित हुआ। उसने शी दयान को अपने मंत्री भवन में बुलाकर राजकुमारी लछांग को उसे सौंप दिया और दोनों को उनके गृह स्थल वापस जाने दिया। इसके साथ ही यांगसू ने उन दोनों को बहुत सारी धन दौलत भी भेंट की। इस तरह शी दयान और लछांग का पुनः मिलन हुआ। उनकी यह मनमोहक प्रेम कहानी बाद में चीन में टूटा हुआ दर्पण के पुनः मिलन के नाम से मशहूर हो गई। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी कहावत से जुड़ी कहानी जिसका शीर्षक था टूटा हुआ दर्पण पुनः जुड़ना। इसे चीनी भाषा में फोचिंग छोंगयुआन कहा जाता है। साहित्य रचनाओं में टूटा हुआ दर्पण पुनः जुड़ना यानी फोचिंग छोंगयुआन नाम के कहावत का प्रयोग आमतौर पर संबंध विच्छेद या विछोह के बाद पति पत्नी का पुनः मिलन को दर्शाने के तौर पर किया जाता है। इसके उल्टे कभी कभार टूटा हुआ दर्पण पुनः जुड़ना मुश्किल है यानी चीनी भाषा में फोचिंग नानयुआन का प्रयोग किया जाता है। इसमें नान का अर्थ है मुश्किल और कठिन। इस कहावत का मतलब है कि वस्तुगत कारण से पति पत्नी को अलग होना पड़ता है। तो आइए बिना देर किए हुए सुनते हैं बुद्धि से जुड़ी एक कहानी जिसका शीर्षक है चांग हंग और भूकंप सूचक यंत्र। इसे चीनी भाषा में चांग हंग ह टी तोंग ये कहा जाता है। इसमें चांग हंग व्यक्ति का नाम है, ह का अर्थ है और, जबकि टी तोंग ई का अर्थ है भूचाल या भूकंप सर्वेक्षण यंत्र। प्राचीन चीन के पूर्वी हान राजवंश यानी 25 से 220 ईस्वी पूर्व तक के काल में राजधानी लुओयांग और उसके नजदीकी स्थानों में अक्सर भूकंप आया करता था। ऐतिहासिक ग्रंथों के मुताबिक 89 से लेकर 140 ईस्वी पूर्व तक के 50 सालों के दौरान इस क्षेत्र में 33 बार भूकंप आ गया था, जिनमें से वर्ष 119 में 2 बार भयंकर भूकंप आए, जिनसे आसपास की 10 से अधिक काउंटियां प्रभावित हुई। बड़ी संख्या में मकान ढह गए, बड़ी संख्या में लोग और जानवर मारे गए। भूकंप से लोगों में बड़ा भय और हड़बड़ाहट मची। सम्राट को डर था कि कहीं भगवान मानव से गुस्सा तो नहीं, इसलिए उन्होंने प्रजा से और अधिक कर वसूल कर भगवान की पूजा विनती करने का अनुष्ठान शुरू कर दिया। उस समय चीन में एक महान वैज्ञानिक था जिसका नाम था चान हंग। चान हंग ने खगोल शास्त्र, पंचांग शास्त्र तथा गणित शास्त्र में गहन अध्ययन किया था और असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की थी। उन्हें भूचाल के बारे में तत्काल चल रहे अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। उनके विचार में भूकंप एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके संदर्भ में मानव का ज्ञान अत्यंत कम था। इसलिए चान हंग ने भूकंप का अपना अनुसंधान अधिक बढ़ाया। चान हंग ने हर भूकंप का बारीकी से सर्वेक्षण किया और उसके बारे में विस्तृत लेख लिखे। वैज्ञानिक तरीके से भूकंप की उत्पत्ति के कारणों का विश्लेषण भी किया। वर्षों का अथक प्रयास रंग लाया। वर्ष 132 में उन्होंने चीन और विश्व के पहले भूकंप सर्वेक्षण यंत्र का आविष्कार किया, जिसका नाम रखा गया भूचाल यंत्र। चांग हंग का भूचाल यंत्र पीतल से बनाया गया, जो दिखने में एक गोलाकार हांडी सा लगता था। यंत्र का व्यास करीब 1 मीटर था। यंत्र के भीतर बीच में तांबे का एक स्तंभ
और बाहरी अंग पर 8 पतले कान से डंडे जड़े हुए थे। यंत्र के बाहर ऊपरी हिस्से के चारों ओर 8 ड्रैगन की मूर्तियां ढालकर बनाई गई थी। आठों ड्रैगन 8 कान से डंडों से जुड़े थे। उनके सिर थोड़ा सा ऊपर की ओर उठे हुए थे, जो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की 8 दिशाओं में मुख किए हुए थे। हर ड्रैगन के मुंह में एक छोटी सी कांस्य गेंद थी। हर एक के नीचे एक कांस्य मेंढक उकड़ू बैठा हुआ था। उसका माथा ऊपर की ओर उठा हुआ था, मुंह बड़ा सा खुला हुआ था। यदि ड्रैगन के मुंह में से एक छोटी गेंद बाहर निकली तो वह अवश्य मेंढक के मुंह में जा गिरेगी। भूचाल यंत्र के ड्रैगन और मेंढक आकृति में भी बहुत सुंदर और रोचक बनाए गए थे। देखने में मानो दोनों एक दूसरे से क्रीड़ा कर रहे हों। चांग होंग के डिजाइनर के अनुसार अगर किसी दिशा में भूकंप का झटका आया तो भूचाल यंत्र का पतला कान से डंडा उसी दिशा में हिल जाता, जिससे ड्रैगन का मुंह खुल जाता। उसमें से वह छोटी गेंद कांप कर बाहर गिर जाती और नीचे बैठे मेंढक के मुंह में गिर जाती और इसके साथ ठन की ध्वनि भी आती थी, जो लोगों को इस बात की जानकारी देता था कि किस दिशा में भूकंप आया है। 133 ईस्वी पूर्व में लोयांग क्षेत्र में भूकंप आया। इसका झटका चांग होंग के भूचाल यंत्र से सटीक पता चल गया। इसके बाद के 4 सालों में लोयांग में क्रमशः 3 बार भूकंप आए। हर एक का पता भूचाल यंत्र से लगाया गया, कोई चूक नहीं हुई। वर्ष 138 के फरवरी माह के एक दिन चांग होंग ने देखा कि भूचाल यंत्र पर पश्चिम की दिशा में लगे ड्रैगन के मुंह में से छोटी गेंद बाहर निकलकर गिरी, लेकिन किसी को भूकंप का झटका महसूस नहीं हुआ। तो चांग होंग के भूचाल यंत्र को शंका की नजर से देखने वाले लोगों का मुंह खुला और उन्होंने भूचाल यंत्र को बेकार कहा। किंतु 3 दिन के बाद लोयांग शहर के पश्चिम में स्थित कांसू प्रांत से एक दूत राजधानी आया। उसने सम्राट को यह रिपोर्ट दी कि वहां भयंकर भूकंप आया था। तभी से सभी लोग मानने लगे कि चांग होंग का भूचाल यंत्र सचमुच एक बेहद सटीक वैज्ञानिक यंत्र था। चांग होंग के इस आविष्कार के बाद चीन उनके भूचाल यंत्र से भूकंप का सर्वेक्षण करने लगा। अभी आपने सुनी पूर्वी हान राजवंश में महान वैज्ञानिक चांग होंग और भूचाल यंत्र के बारे में एक कहानी। इसे चीनी भाषा में चांग होंग हो ती तोंग ई कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाऊंगी कहावत से जुड़ी एक और कहानी, जिसका शीर्षक है नानखो का सपना। इसे चीनी भाषा में नानखो ई मंग कहा जाता है। इसमें नानखो एक जगह का नाम है, जबकि ई संख्यावाचक शब्द एक है और मंग का अर्थ है सपना। चीनी भाषा में नानखो का सपना कहावत के रूप में अव्यवहारिक दीवा स्वप्न कहलाता है, जिसके पीछे एक दिलचस्प कहानी प्रचलित है। ईस्वी 9वीं शताब्दी में छुनयू फन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे शराब पीना बेहद पसंद था। उसके घर के आंगन में एक विशाल हरा भरा चाइना स्कॉलर का वृक्ष खड़ा था। गर्मियों की रात चांदनी वृक्ष के पत्तों से छटती थी। रात को पवन चलती और वृक्ष घर वालों को गर्मी से बचाते हुए शीतल छाया देता था। छुनयू फन के जन्मदिन के अवसर पर घर पर बड़ी दावत हुई। बड़ी संख्या में रिश्तेदार और मित्र बधाई देने आए। खुशी के माहौल में छुनयू फन ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। रात को सभी रिश्तेदार और मित्र चले गए तो छुनयू फन शराब के नशे में चूर होकर चाइना स्कॉलर वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर में वह सपनों की दुनिया में खो गया। छुनयू फन सपने में यह देख रहा था कि 2 राजकीय दूतों के निमंत्रण पर वह एक विशाल वृक्ष की गुफा में प्रवेश कर चुका है। गुफा के भीतर आकाश बेहद साफ था। धूप सुहावनी, बिल्कुल एक अलग सी दुनिया लगती थी, जिसका नाम था महास्कॉलर वृक्ष राज्य। उस समय इसकी राजधानी में अफसरों के चुनाव के लिए परीक्षा चल रही थी।
तो चुन यी फन ने भी अपना नामांकन करवाया। 3 परीक्षाएं चली। तीनों में चुन यी फन ने अच्छे अच्छे लेख लिखकर ऊंचे ऊंचे अंक पाए। जब परीक्षा का अंतिम परिणाम निकला तो उसका स्थान पहला था। लिखित परीक्षा के बाद राजा के सामने मौखिक परीक्षा भी चली। राजा ने देखा कि चुन यी फन शक्ल सूरत में बेहद सुंदर था और बेहद प्रतिभाशाली भी, तो बहुत पसंद आया। राजा ने चुन यी फन को अफसरों के चुनाव की परीक्षा में अव्वल दर्जे का चुना और अपनी पुत्री राजकुमारी की उससे शादी करवाई। इस तरह चुन यी फन का नाम राजधानी में बेहद मशहूर हो गया। शादी के बाद पति पत्नी का विवाहित जीवन बेहद सुखमय रहा। कुछ समय बाद राजा ने चुन यी फन को नानख शहर के महापौर के पद पर नियुक्त किया। चुन यी फन बड़ी मेहनत से काम करता रहा, अपनी प्रजा को प्यार करता था और साफ सुथरा प्रशासन चलाता था, इसलिए स्थानीय निवासियों में उसकी अच्छी साख थी। शीघ्र ही 30 साल बीते। चुन यी फन का प्रशासनिक कार्य देश भर में प्रसिद्ध हो गया और उसके भी 5 पुत्र और 2 पुत्रियां जन्मी और जीवन बड़ा सुखी चल रहा था। राजा ने कई बार उसे शाही दरबार में पदोन्नति के लिए बुलाना चाहा, लेकिन स्थानीय निवासियों ने उसे नानखो में प्रशासन जारी रखने के लिए रोक दिया। स्थानीय निवासियों का प्यार और समर्थन देखकर चुन यी फन को नानखो में रुकना पड़ा। राजा ने उसके योगदान की प्रशस्ति में बड़ी राशि में धन दौलत दी। फिर एक दिन शानलुओ राज्य की सेना ने महास्कॉलर वृक्ष राज्य पर हमला बोला। महास्कॉलर वृक्ष राज्य के सेनापतियों को राजा की आज्ञा पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए भेजा गया, लेकिन उन सभी को दुश्मन सेना से हार खानी पड़ी। पराजय की खबर राजधानी तक पहुंचने के बाद राजा बेहद घबरा गया। उसने आपात तौर पर अधिकारियों की बैठक बुलाई। अपनी सेना की भारी हार और दुश्मन सेना के राजधानी के नजदीक आने की खबर सुनकर सभी मंत्रियों और अधिकारियों के मुंह का रंग उड़ गया। उनके दिमाग से कोई भी विचार नहीं निकला। राजा को मंत्रियों की इस हालत पर बेहद गुस्सा आया। उसने कहा, तुम लोग शांति के समय बड़ा आराम करते थे और दुनिया का सुख भोग कर चुके थे, लेकिन जब देश पर कहर आया तो तुम सभी लोगों के मुंह सील हो गए और बड़े डरपोक निकले तुम लोग। तुम लोगों के क्या काम आ सकते हो? इसी मौके पर वजीर को नानखो के प्रशासन में असाधारण योग्यता वाले चुन यी फन की याद आई, तो उसने राजा से चुन यी फन की सिफारिश की। राजा ने तुरंत आज्ञा देकर चुन यी फन को राज्य सेना का सेनापति नियुक्त कर युद्ध के मोर्चे पर भेजा। राजा की आज्ञा पाकर चुन यी फन फौरन सेना लेकर दुश्मनी सेना का मुकाबला करने गया, लेकिन उसे रणनीति और युद्ध कला का ज्ञान नहीं था, इसलिए दुश्मन सेना से युद्ध चलते ही उसे भारी हार झेलनी पड़ी। उसकी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। वह भी युद्धबंदी बनने से बाल बाल बचा। राजा को चुन यी फन से बड़ी निराशा हुई और उसने उसे सभी पदों से खारिज कर दिया और उसे एक मामूली व्यक्ति के रूप में घर वापस लौटाया। अपनी जिंदगी भर की ऊंची साख नष्ट होने पर चुन यी फन को असहनीय लज्जा और रोष आया। वह ऊंची आवाज में चीखा। इसी वजह से उसका सपना भी टूट पड़ा और वह जाग उठा। सपने से जागने के बाद चुन यी फन ने अपने सपने में देखी चीजों का पता लगाने की कोशिश की तो पाया कि उस विशाल चाइना स्कॉलर वृक्ष के नीचे चींटियों का एक बड़ा गड्ढा था। उसमें चींटियों का झुंड रहता था। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी नानखो का सपना शीर्षक कहानी। इसे चीनी भाषा में नानखो ईमंग कहा जाता है। कहानी प्रकाशित होने के बाद नानखो का सपना वाली कहावत भी चीन में बेहद मशहूर हो गई। यह दर्शाता है कि जीवन निराकार होता है और समृद्धि और बल अधिकार क्षणिक होता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और कहानी जो बुद्धिमानी से जुड़ी है और जिसका शीर्षक है मोची की नगर प्रतिरक्षा। इसे चीनी भाषा में मोशाओ
छांगकुई कहा जाता है। इसमें मो प्राचीन युद्धरत काल में मशहूर दार्शनिक मोची का नाम है। उनके सम्मान में लोग उन्हें मोची पुकारते हैं। दूसरे शब्द शौ का अर्थ है नगर की रक्षा करना। तीसरा शब्द छांग का अर्थ है बनना और चौथा शब्द कुई का अर्थ है नियम। चीन के युद्धरत राज्यकाल यानी 475 से 221 ईस्वी तक के समय में मोची एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक था। उसका नाम मोती था। लोग उनके सम्मान में उन्हें मोची कहते हैं। प्राचीन काल में किसी असाधारण विद्वान के सम्मान में आमतौर पर च का प्रयोग किया जाता था, जैसा कि कन्फ्यूशियस को खुंगचे, ताओ धर्म के संस्थापक लाओ त्से इत्यादि। मोची का जन्म ईसा पूर्व वर्ष 476 में सोंग राज्य में हुआ और इसी पूर्व साल 390 उसका देहांत हो गया। उस जमाने में चीन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन हुआ करता था, जिनमें से छू एक बड़ा राज्य था और सोंग छोटा। कुंग शू पान नाम का एक शिल्पकार उस समय बेहद मशहूर था। उसने छू राज्य के लिए शहरी दीवार पर चढ़ाई करने में उपयोगी शस्त्र का आविष्कार किया। नाम रखा गया था बादल सीढ़ी। लकड़ी से बनी इस प्रकार की सीढ़ी बेहद ऊंची और विशाल थी। दुश्मन के शहर की दीवार और दरवाजे पर चढ़ाई करने वाला एक शक्तिशाली अस्त्र साबित हुआ था। बादल सीढ़ी के सफल निर्माण के बाद छू राज्य अपने से छोटे वाले सोंग राज्य पर हमला बोलने की तैयारी में था। खबर पाने के बाद मोची 10 दिन और 10 रात का सफर तय कर छू राज्य की राजधानी पहुंचा और वह इस युद्ध को रोकने के लिए कुंग शू पान से मिलना चाहता था। जब कुंग शू पान से वह मिला तो उसने कहा, उत्तरी भारत में एक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है। मैं आपकी मदद से उसे मार डालना चाहता हूँ। मोची की यह बात सुनकर कुंग शू पान बेहद नाखुश हुआ और कुछ नहीं बोला। मोची ने फिर कहा, उस आदमी की हत्या करने के बदले में मैं आपको ढेर सारा धन दे सकता हूँ। कुंग शू पान ने जवाब देते हुए कहा, मैं एक नेक व्यक्ति हूँ, पैसे के लिए दूसरों को जान से नहीं मारना जानता हूँ। तब मोची ने कहा, छू राज्य एक बड़ा राज्य है। उसकी जनसंख्या ज्यादा तो नहीं है, पर भूमि विशाल है। लेकिन अब वह एक छोटे कमजोर सोंग राज्य पर आक्रमण करने को तैयार हो गया है। यह अन्यायपूर्ण युद्ध होगा। आप तो कहते हैं कि आप मानव की हत्या नहीं करना चाहते, पर जब युद्ध छिड़ेगा तो बड़ी संख्या में बेगुनाह लोग आपके नए तरह के शस्त्र से मारे जाएंगे। तो इसमें और खुद आपके हाथों से कत्लेआम किए जाने में क्या फर्क है? कुंग शू पान के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया। उसने वाद विवाद को टालते हुए कहा, सोंग राज्य पर आक्रमण करने का फैसला छू राज्य ने लिया था। इस तरह मोची और कुंग शू पान दोनों छू राजा के पास गए। छू राजा से मिलने के बाद मोची ने सर्वप्रथम राजा से कहा, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया अनुमति दें। मोची ने कहा, अब कोई अपनी सुंदर गाड़ी छोड़कर पड़ोसी की खस्ताहाल गाड़ी तथा अपने सुंदर वस्त्र छोड़कर पड़ोसी के फटे पुराने वस्त्रों की चोरी करना चाहता है। क्या ऐसा आदमी ठीक है? मोची के जाल में फंसकर छू राजा तुरंत बोला, वह जरूर चोरी करने का आदी हो चुका है। बस इसी मौके का लाभ उठाकर मोची ने कहा, छू राज्य की विशाल भूमि है और सोंग राज्य बेहद छोटा है। दोनों की तुलना सुंदर गाड़ी और खराब गाड़ी से होती है। छू राज्य में प्रचुर संसाधन है, सोंग राज्य बेहद गरीब है। वे भी सुंदर कपड़े और फटे पुराने कपड़ों के तुल्य है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब छू राज्य सोंग राज्य पर हमला कर रहा है तो वह उस चोर जैसा बन जाएगा। इसका जवाब देने के लिए छू राजा के पास एक भी शब्द नहीं रहा, लेकिन उसने बड़े अहंकार के साथ कहा, आपने ठीक कहा है, किंतु कुंग शू पान ने मेरे लिए शक्तिशाली बादल सीढ़ी बनाई है। मैं अवश्य सोंग राज्य पर धावा बोलूंगा। इसे सुनकर मोची ने बड़े शांत भाव में कहा, असल में वह बादल सीढ़ी भी कोई अभेद्य अस्त्र नहीं है। मैं कुंग शू पान से मिसाल के तौर पर
वार प्रतिवार कर दिखा सकता हूँ। मोच्र का सुझाव मानकर शू राजा ने दोनों के लिए युद्ध साधनों के नमूने तैयार किए, जिनमें शहरी दीवार, प्रतिरक्षा के अस्त्र, बादल सीढ़ी और हमले के साधन शामिल थे। दोनों के बीच मिसाल के तौर पर युद्ध हुआ। कोंगशुपान ने हर तरह के अस्त्रों और तरीकों से सुंग राज्य की शहरी दीवार पर चढ़ाई करने की कोशिश की और मोच्र की प्रतिरक्षा के सामने विफल हो गई। अंत में जब कोंगशुपान के सभी शस्त्र खत्म हो गए, तभी शहर की रक्षा के लिए मोच्र के पास कुछ साधन और बचे थे। कोंगशुपान ने अपनी हार नहीं मानी। उसने मोच्र से कहा, मेरे पास आपका सामना करने का तरीका है, पर मैं नहीं बताऊंगा। मोच्र ने कहा, मैं भी जानता हूँ कि किस तरीके से एक का मुकाबला किया जा सकता है। मैं भी नहीं बताना चाहता हूँ। शू राजा ने मोच्र से उनकी बातचीत का मतलब पूछा, तो मोच्र ने जवाब देते हुए कहा, कोंगशुपान का मकसद मुझे मारकर खत्म कर देना है। वह सोचते हैं कि मुझे मारने के बाद सुंग राज्य में शू राज्य का आक्रमण रोकने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, किंतु वे नहीं जानते कि मैंने अपने इन सभी तरीकों को अपने शिष्यों को भी सिखाया है। मेरी हत्या की गई तो भी सोंग राज्य के शहरी दरवाजे को नहीं तोड़ा जा सकता। इस बात का पता चलने पर शू राज्य के पास कोई चारा नहीं रहा। उसने विवश होकर कहा, मैंने सोंग राज्य पर हमला न करने का निश्चय किया है। इस तरह मोच्र ने अपनी बुद्धिमता और हिम्मत के बल पर सुंग राज्य को युद्ध के संकट से बचाया। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी बुद्धिमानी से जुड़ी एक और कहानी, जिसका शीर्षक था मोच्र की नगर प्रतिरक्षा। इसे चीनी भाषा में मो शाओ छंगकुई कहा जाता है। मोच्र की यह कहानी से एक कहावत बन गई है, लेकिन इसके अर्थ में कुछ बदलाव आया है। पुरानी घिसी पिटी लीक पर चलने और रूढ़िवाद से चिपके रहने के दौरान इस शब्द मो शाओ छंगकुई का प्रयोग किया जाता है। अर्थ अधिक सक्रिय नहीं है, लेकिन मोच्र वाकई एक बुद्धिमान व्यक्ति था। तो दोस्तों, आज का चीनी कहानी कार्यक्रम बस यहीं तक। नमस्कार, बाय बाय, जय सियान। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर स्वभाव से ही उतावला था, इसलिए वह अपने आप को रोक नहीं पाया और जोर से दहाड़ता हुआ अपने असली रूप में लौट आया और तेजी से राजकुमारी पर झपट पड़ा। यह देखकर राजा तो चौंक गया और महारानियों और रानियों में भगदड़ मच गई। सभी प्रासाद सुंदरियां अपनी जान बचाकर भाग खड़ी हुई। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। सांचांग ने झटपट अपने कांपते हाथ राजा के कंधे पर रखते हुए कहा, राजकुल श्रेष्ठ, घबराइए मत। मेरा यह दुष्ट शिष्य अपनी तिलिस्मी शक्तियों के जरिए यह मालूम करने की कोशिश कर रहा है कि राजकुमारी असली है या नकली। यह देखकर कि स्थिति उसके विपरीत होती जा रही है, प्रेतात्मा ने वानर की पकड़ से मुक्त होकर अपने कपड़े फाड़ डाले, आभूषण और केश अलंकरण जमीन पर पटक दिए और दौड़कर शाही उद्यान में स्थानीय देवता के मंदिर में जा पहुंची। वहां से वह घन के सिर के आकार की एक छोटी सी गदा उठा लाई और तेजी से वानर की तरफ मुड़कर गदा से उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। वानर तुरंत उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया और अपने लौह दंड से उस पर जवाबी प्रहार करने लगा। दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए शाही उद्यान में लड़ने लगे। दोनों ने आकाश के बीचों बीच पहुंचकर लड़ाई में अद्भुत तिलिस्मी शक्तियों का प्रयोग किया।
आकाश के बीचों बीच दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता देखकर नगर के आम लोग बहुत ही ज्यादा डर गए और राज दरबार के अधिकारी गण डर के मारे थर थर कांपने लगे। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष राजा को सहारा देते हुए उसे लगातार ढांढस बंधाता रहा। डरिए मत सज्जन। राजन, कृपया महारानी और शेष लोगों से भी कहिए कि वे बिल्कुल भी ना डरें। आपकी राजकुमारी एक नकली राजकुमारी है। जब मेरा शिष्य उसे पकड़ लेगा तब आप अपनी आंखों से देख सकेंगे कि वह असली है या नकली। कुछ साहसी रानियां राजकुमारियों के वस्त्र और आभूषण महारानी को दिखाने के लिए ले आईं। वे बोली, ये वस्त्राभूषण राजकुमारी ने पहने हुए थे। उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए और आभूषण जमीन पर फेंक दिए। इस समय वह बिल्कुल नग्न होकर आकाश में भिक्षुओं से युद्ध कर रही है। वह जरूर एक प्रेत आत्मा ही है। अब क्या था, यह सुनने के बाद ही राजा को और महारानियों और रानियों को होश आया और उन्होंने आसमान की ओर देखा। जब प्रेत आत्मा और महान मनीषी वानर के बीच आधे दिन तक युद्ध होने के बाद भी दोनों पक्षों में से कोई विजय नहीं हुआ, तो वानर ने अपना दंड ऊपर उछाला और आदेश दिया, बदलो। आदेश मिलते ही एक दंड 10 दंडों में, 10 दंड 100 दंडों में और 100 दंड 1000 दंडों में बट गए। आधा आसमान मानो लपलपाते सांपों और अजगरों से भर गया हो, जो प्रेत आत्मा पर ताबड़तोड़ वार करने लगे। अपने हाथ पैर हिलाकर प्रदर्शित एक तिलिस्मी करतब के जरिए वह विशुद्ध वायु में बदल गई और नीले आसमान में भाग खड़ी हुई। वानर ने एक मंत्र पढ़कर सभी लौह दंडों को फिर से एक लौह दंड में समाहित कर दिया और मंगलमय प्रकाश पर सवार होकर सीधा उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब वानर देवलोक के पश्चिमी दरवाजे पर पहुंचा और वहां उसने चमचमाती ध्वजा पताकाओं को देखा, तो वह बुलंद आवाज में चिल्लाया, देवलोक के द्वारपालों, कृपया इस प्रेत आत्मा को रोक लो और आगे नहीं निकलने दो। दरवाजे पर देवराज लोकपाल 4 महान सेनापतियों फांग, ल्यू, कौ और पी के साथ तैनात थे। उन्होंने अपने हथियारों के जरिए प्रेतात्मा को रोकने की कोशिश की। क्योंकि वह आगे नहीं जा सकी, इसलिए पीछे मुड़कर अपनी छोटी सी गदा से वानर के साथ फिर से युद्ध करने लगी। अपना दंड घुमाते हुए वानर ने प्रेतात्मा की ओर ध्यान से देखा, तो उसकी गदा का एक सिर मोटा और दूसरा पतला नजर आया। वह मूसल के सिर जैसा था, जिसे ओखली में कूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे देखकर वानर गरजती आवाज में चिल्लाया, अरे ओ दुष्ट पिशाचिनी, तुम्हारे हाथ में यह कौन सा शस्त्र है? उसे उठाकर मुझसे लड़ने की हिम्मत तुम्हें कैसे हुई? फौरन आत्मसमर्पण कर दो, वरना मैं अपने दंड के एक ही प्रहार से तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। प्रेतात्मा ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, क्या मेरे इस शस्त्र के बारे में तुम कुछ नहीं जानते? वानर ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए जवाब दिया, अरे दुष्ट, तुमने मेरी शक्तियों की चर्चा नहीं सुनी होगी। अगर जान बचाना चाहती हो तो फौरन अपने असली रूप में लौट आओ और आत्मसमर्पण कर दो। दैत्यांगना ने जवाब दिया, मैं तुमसे परिचित हूँ। तुम वह अश्वरक्षक हो जिसने 500 साल पहले देवलोक के प्रासादों में हाहाकार मचा दिया था। असलियत तो ये है कि मुझे तुम्हें रास्ता देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि तुमने मेरे विवाह का विध्वंस कर डाला है, इसलिए मैं तुमसे उतनी ही नफरत करती हूँ जितना कोई अपने माता पिता के कातिल से करता है। अब स्थिति बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अरे ओ अश्वरक्षक, क्योंकि तुमने देवलोक के कायदे कानूनों को तोड़ा है। अश्वरक्षक के संबोधन से महान मनीषी वानर को खास चिढ़ थी। इसलिए जब उसने यह सुना तो उसके तो तन बदन में आग लग गई। उसने अपना लौह दंड उठाकर प्रेत आत्मा के मुंह पर दे मारा। प्रेत आत्मा ने अपनी गदा से जवाबी प्रहार किया। देवलोक के पश्चिमी दरवाजे के सामने भीषण युद्ध छिड़ गया।
वानर के साथ युद्ध के 12 से ज्यादा दौर पूरे करने के बाद प्रेतात्मा को पता चल गया कि उसके दंड की चोट कितनी मजबूत और तेज है। उसे लगने लगा कि वह इस युद्ध में नहीं जीत पाएगी। अपनी मूसलनुमा गदा से पैंतरा बदलकर उसने अपने शरीर को झकझोरा और स्वर्णिम प्रकाश की 10,000 किरणों में दक्षिण की ओर पलायन कर दिया। वानर उसका पीछा करने लगा। अचानक एक विशाल पर्वत पर पहुंच गए, जहां प्रेत आत्मा ने अपने स्वर्णिम प्रकाश को नीचे उतार लिया और एक गुफा में गायब हो गई। वानर को चिंता हो गई कि वह कहीं यहाँ से भागकर लौट न जाए और वहाँ प्रच्छन्न रूप से थांग महाभिक्षु को हानि न पहुँचाए। इसलिए उसने पर्वत को अच्छी तरह पहचान लेने के बाद अपना मेघयान घुमाकर राजधानी की तरफ प्रस्थान कर दिया। तीसरे पहर कोई 4 बज चुके थे। राजा सांचांग को थामकर थर थर कांप रहा था और कह रहा था, बचाओ परम पावन भिक्षुवर, मुझे बचाओ। सभी महारानियां और रानियां भी डर रही थी। तब महान मनीषी ने अपने मेघयान से नीचे उतरकर जोर से कहा, गुरुदेव, मैं वापस आ गया हूँ। सांचांग ने कहा, अपनी जगह से हिलो मत उखुन। तुम्हारी वजह से राजकुल श्रेष्ठ को डरना नहीं चाहिए। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, उस नकली राजकुमारी का क्या हुआ? जय प्रसाद के बाहर खड़े वानर ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर जवाब दिया, नकली राजकुमारी एक प्रेत आत्मा है। पहले मैंने आधे दिन तक उससे युद्ध किया, वह मुझे हरा नहीं पाई, इसलिए विशुद्ध वायु में बदल गई और सीधे देवलोक के दरवाजे की ओर उड़ गई। मैंने जोर से चिल्लाकर देवताओं से अनुरोध किया कि वे उसका रास्ता रोक लें। तब वह अपने असली रूप में लौट आई और उसने एक बार फिर मेरे खिलाफ युद्ध के 12 से ज्यादा दौर पूरे किए। फिर उसने स्वर्णिम प्रकाश का रूप धर लिया और युद्ध में मात खाकर दक्षिण में स्थित एक पर्वत पर जा पहुंची। मैंने हर संभव कोशिश से उसका पीछा किया और मैं भी उस पर्वत पर जा पहुंचा, पर उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाया। तब मैं यहाँ लौट आया इस डर से कि कहीं वह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ ना आ जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को साधारण का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 快叫救护车， तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। 他流了很多血， उसके शरीर से काफी खून निकल गया है। 没有生命危险吧？ उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है। 最好住院观察几天， अस्पताल में कुछ दिन रहना बहुत अच्छा है। शाओथांग जी, हमारे दैनिक जीवन में अक्सर ऐसी फौरी स्थिति आ सकती है। मिसाल के लिए, यदि सड़क पर हमारे सामने यकायक कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें तुरंत एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। तो आप ये बताइए, इसे चीनी में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं 快叫救护车। 快叫救护车，快 तुरंत या जल्द, 快叫 बुलाना, 叫救护车 एम्बुलेंस, 救护车，快叫救护车 तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, 快
快叫救护车！ आइए सुने आज के बाद की पहली बातचीत। 有人受伤了，快叫救护车！ 快 का अर्थ है तुरंत या जल्द। 快 叫 बुलाना, 叫救护车， एम्बुलेंस। 救护车！快叫救护车。 तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। 快叫救护车！ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रशंसा, आश्चर्य या क्रोध आदि के भाव प्रदर्शित करने के लिए चीनी वाक्यों के अंत में ह, आ, न आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए 有人受伤了 यानी कि कोई व्यक्ति घायल हो गया है। इस वाक्य में ल से चिंता का भाव व्यक्त हुआ है। 有人受伤了， आए एक बार फिर सुने आज के बाद की पहली बातचीत। 有人受伤了， 快叫救护车！ शाओथांग जी, उसके शरीर से काफी खून निकल गया है। चीनी भाषा में इस वाक्य को कैसे कहेंगे? 他流了很多血， 他流了很多血。 他 वो या उसके 他 लियो निकलना। 流 ल क्रिया पूरी होने को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। 了 很多 काफी 很多 血 खून। 血。 他流了很多血， उसके शरीर से काफी खून निकल गया है। 他流了很多血。 आए अब आज के बाद की दूसरी बातचीत सुने। 他流了很多血。 快叫救护车！ घायल की क्या स्थिति है? उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, 没有生命危险吧? उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? 没有生命危险吧？没有 नहीं होना। 没有生命 जान 生命危险 खतरा 危险 吧 वाक्य के अंत में लगने वाला शब्द 吧？没有生命危险吧? 没有生命危险吧？उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? आइए सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत। 没有生命危险吧？ 不要紧，最好住院观察几天。 शाओथांग जी, डॉक्टर ने हमें बताया अस्पताल में कुछ दिन रहना बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है डॉक्टर ने ये कहा होगा, 最好住院观察几天。最好住院观察几天。最好 यानी कि सबसे अच्छा। 最好 ये शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 最好 यानी कि सबसे अच्छा। 很好 यानी कि बहुत अच्छा। 好 यानी कि अच्छा। 住院अस्पताल में रहना, 住院 观察 डॉक्टर की देखरेख में। 观察几天 कुछ दिन। 几天最好住院观察几天। अस्पताल में कुछ दिन रहना बहुत अच्छा है। 最好住院观察几天。 तो आए आज के बाद की सारी बातचीत एक बार फिर सुने। बातचीत एक, 有人受伤了， 快叫救护车！ बातचीत दो, 他流了很多血。 快叫救护车！ बातचीत तीन, 没有生命危险吧？ 不要紧，最好住院观察几天。 अच्छा श्रोता दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। अब शाओथांग और राकेश वत्स को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सीजीटीएन हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज,
रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7225 किलोहर्ट्ज। रात 9:30 से 10:30 बजे 7395 किलोहर्ट्ज। रात 10:30 से 11:30 बजे 1269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।